सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो नाइन्थ का लास्ट हमने जो वन शॉट यहाँ पे अपलोड किया था वो फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर था, एंड आई होप आप सभी ने वो वन शॉट देख लिया है। ग्रेविटेशन का लेक्चर हम लोग यहाँ पे दो बार अपलोड कर चुके हैं वन शॉट, एक लास्ट ईयर किया था और एक इस साल किया। अगर आपने लास्ट ईयर वाला वन शॉट देखा है और इस साल वाला नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। एंड सिमिलरली वर्क एनर्जी का भी वन शॉट हमने लास्ट ईयर अपलोड किया था, इस साल दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो वन शॉट्स होते हैं उसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर वाले लेक्चर्स भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले लेक्चर्स जो है वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं या फिर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वो लेक्चर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना वन शॉट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन शॉट में हम लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स फिर हम लोग अलग से करते हैं। तो आज ये जो चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी जिसमें एक्चुअली तीन टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, वर्क भी पढ़ना है, एनर्जी भी पढ़ना है और साथ में पावर भी पढ़ना है। तो लेकिन चैप्टर का नाम भले ही वर्क एनर्जी है। अब आप में से जो जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं आफ्टर 10th, उनको ध्यान रहना है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा सिमिलर चैप्टर तो उठ के आएगा ही आएगा, बस चैप्टर का नाम हो जाएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। और ऐसा नहीं है कि पावर यहाँ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी। मतलब अगर वो चैप्टर 100 है तो उसमें से 50 तो एज इट इज यही वाला उठ के चला जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको 11th में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है, इनकेस अगर आप साइंस लेने वाले हैं। और अगर आप साइंस नहीं लेने वाले हैं तो भी आपको ये चैप्टर तो 9th में तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो ये शब्द है वर्क, जिसको हमें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लगाना भी चाहिए, बिकॉज वर्क अगर समझ में आ गया तो एनर्जी अपने आप समझ में आएगा। क्या होता है वर्क, आओ जरा समझे। देखो थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, उसके थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा मैं अगर आपको आवाज़ में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम लगती है तो। लेकिन अगर हम बात करें वर्क क्या है, वर्क सबके लिए अलग अलग परिभाषा रखता है, अलग अलग डेफिनेशन रखता है। अगर मैं सिर्फ सो रहा हूं तो मैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी बहुत वर्क कर रही है। हम रेस्पिरेशन करते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है। अगर हमने खाना खाया हुआ है तो वो डाइजेस्ट हो रहा होता है। और एवरेजली कहा जाता है कि सोते हुए भी हम 200 कैलोरीज बर्न करते हैं, यानी कि हम एनर्जी तो कर रहे हैं खर्च, हम वर्क तो कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क बहुत अलग तरीके से डिफाइन होता है। हमने इससे एक चैप्टर पहले पढ़ा जिसका नाम था फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश करें और पुल लगाएं या पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इररिस्पेक्टिव टू द इफेक्ट। उससे हो क्या रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते थे तो उसको हम फोर्स बोलते थे। लेकिन वर्क को ये फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है। बहुत आसान शब्दों में कहूं तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है तो वर्क होगा, अदरवाइज कोई वर्क नहीं होगा। अगर मैं एक बहुत भारी दीवार को धक्का मार रहा हूं तो मैं फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज नो वर्क, वर्क है ही नहीं। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाए यानी कि डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहते हैं कि भैया फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है। बात समझ में आई, फिजिक्स के अकॉर्डिंग तब वर्क माना जाता है। परिभाषा को अगर पढ़ें, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन। अगर हम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है सम डिस्टेंस को यहाँ पे आप मान के चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस की बात करेंगे। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं डायरेक्शन के साथ जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट में हमें कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ना हो, लेकिन फोर्स लगाने पे अगर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो वर्क हो रहा है। हम यहाँ पढ़ेंगे कि इसके दो अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला, जब मैं जहाँ फोर्स लगाऊं डिस्प्लेसमेंट वहीं हो जाए। मेरे पास एक बहुत बड़ी मान लो एक बहुत बड़ी मतलब मेरे पास एक छोटी सी कुर्सी है मान लो, अब मैं कुर्सी को इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं अगर इधर फोर्स लगाऊंगा तो उधर ही अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये हो जाएगा सेम डायरेक्शन। लेकिन वहीं पे अभी मैं आपको कुछ केसेस कराऊंगा जहाँ पे हम फोर्स जहाँ पे लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में अगर नहीं हुआ तो वर्क कैसे निकालेंगे। लेकिन वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन और नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो बात फर्क नहीं है, बट हाँ फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूर है। अब मैं आपको यहाँ पे
कुछ 5 केसेस देता हूं, आपको बताना होगा अपने मन में ही कि वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं इस मोबाइल फोन को पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो क्या कोई वर्क हो रहा है? आंसर है नहीं, बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। मैंने इस मोबाइल फोन को, यहाँ पे टेबल आपको दिख नहीं रहा बट मान लो ये टेबल है, मैंने अपने मोबाइल फोन को इस टेबल पे यहां से यहां डिस्प्लेस किया, तो क्या वर्क हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मैंने एक फुटबॉल को किक मारी, तो क्या वर्क हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। मैं एक बहुत भारी रॉक को यानी कि पत्थर को धक्का मार रहा हूं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो क्या कोई वर्क हो रहा है? आंसर नहीं। एनसीईआरटी का सवाल है कि गेहूं धूप में सूख रही है, तो क्या कोई वर्क हो रहा है? आंसर नहीं, बिकॉज देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बस धूप में गेहूं सूख रही है, तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ग्रेन सूख रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसा समझना आपको कि कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मैं पूल खेल रहा हूँ, वो बॉल को डंडे से मार रहा हूँ, स्नूकर कह लो, पूल कह लो, जो भी कह लो, तो मैंने जैसे ही बॉल को मारा, बॉल आगे चली गई, तो वहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट किया फोर्स लाके, तो वहां पे वर्क हो रहा है। अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उस केस में वर्क कैसे निकालते हैं, था ना? तो मान लेते हैं सबसे पहली बात, ये कोई हमारे पास फ्लोर है, सरफेस है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिसका मास m था, और मैंने इस पे फोर्स लगाई, लेट्स से F फोर्स लगाई, और ये बॉडी जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होके कुछ यहाँ आगे आके गिर गई, मतलब गिर के गई फ्लोर पे, मैंने इसको डिस्प्लेस करवा दिया। तो वो यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुई? x डिस्प्लेस हुई। आप सबको याद होगा, हम डिस्प्लेसमेंट को या तो x से दिखाते हैं या तो s से दिखाते हैं ना, s से भी दिखा सकते हैं, x से भी। तो क्या दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में? हाँ, और हमें यही पढ़ना है कब? जब वर्क डन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना। और 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से भी हमारे सिलेबस में भी यही डिस्प्लेसमेंट है, यही फोर्स है, मतलब हमारे सिलेबस में भी हमें यही वाला केस करना है जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ऑल दो मैं आपको ऐसा वाला केस भी करवाऊंगा जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में पेड बैच में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्कूल के अंदर ये वाला केस भी करवाया जाता है। आपको कंफर्म करना होगा आपके स्कूल में होता है कि नहीं होता है, बट ये वाला केस तो हमारी एनसीईआरटी में है जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। उस केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो इस केस में वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा? मुझे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करना होगा। यानी कि इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा फोर्स सॉरी इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब वर्क डन को हम लोग W से दिखाने वाले हैं, फोर्स को आप सब जानते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को X से भी दिखा सकते हैं और F से भी दिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला है, लो जी, पहले ही 10 मिनट में हमारे पास फॉर्मूला आ गया है वर्क डन का, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या बदलेगा देखते हैं, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, सही है जी। अब अगर हमारे पास फॉर्मूला वर्क डन का फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, तो इस फॉर्मूले से आओ कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। वर्क आपके हिसाब से कौन से? कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प है 9 मिनट 11 सेकंड 12 सेकंड, जो भी अपना देख लेना। लेकिन टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन पे आज का पहला सवाल आ गया। आपके हिसाब से वर्क एक कौन सी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोच के बोलो। ध्यान रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यस, आई होप आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, ठीक है जी। अब बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं हमेशा से बच्चों को बोलता आया हूं, खासकर 11th के, कि ये तो भूल ही जाओ, दिमाग से निकाल ही दो कि अगर किसी फॉर्मूले में कोई वेक्टर आ रहा है तो वो चीज वेक्टर होगी,
ऑल्दो आप 9th के बच्चे हो तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझाना चाहूंगा कि वर्क को पढ़ते वक्त हमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है। आपको मैंने बताया था कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको पढ़ने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर मैंने अभी 1 घंटे में 400 का वर्क किया और फिर 500 का वर्क किया तो डायरेक्शन यहाँ मैटर नहीं करती, टोटल 900 का ही वर्क होगा। तो वर्क की पढ़ाई करते वक्त वी डोंट नीड द डायरेक्शन एट एनी हाउ, हमें जरूरत ही नहीं है। तो बिना डायरेक्शन के अगर हम वर्क की पढ़ाई कर सकते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। और ये वाली बात दिमाग से निकाल दो कि भैया फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वर्क डन में वेक्टर आएगा, ऐसा नहीं होता। आगे जाके पढ़ोगे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि फॉर्मूले में अगर कोई वेक्टर आ रहा है तो आप भी वेक्टर हो जाओगे, बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी एस आई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो फोर्स की एस आई यूनिट हम सब जानते हैं न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। तो इसकी एक यूनिट तो आ गई न्यूटन मीटर, लेकिन इसकी एक और यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर द नेम। तो क्योंकि मुझे कैसे पता लगा किसी के नाम है सरने में, पहली बात तो मुझे पता है, और दूसरी बात यहाँ पे हम कैपिटल जे यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी कोई यूनिट किसी के नाम पे रखी जाती है वी यूज कैपिटल अल्फाबेट्स। तो जूल्स जो है वो भी हमारे पास एस आई यूनिट है और न्यूटन मीटर भी है। आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर ये चैप्टर आप पहली बार कर रहे हो तो, कि हम 99.9999% जो यूनिट यूज करेंगे वो जूल ही है। जैसे फोर्स के हम न्यूटन करते हैं, ऑल्दो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क की एक और यूनिट भी है विच इज न्यूटन मीटर, बिकॉज एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, एजर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि जूल के अलावा और बताओ क्या यूनिट है, तो मतलब पूछा जा सकता है, यह पता होना चाहिए। अब फिजिक्स में हर बार की तरह आपको पता है हमें क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा 1 जूल, डिफाइन करना होगा 1 जूल ऑफ वर्क, हमें डिफाइन करना होगा 1 जूल ऑफ वर्क। तो भैया 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा, क्या वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है। तो जब मैं 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा, जब मैं 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा, तो उस केस में जो वर्क डन पैदा होगा वो कितना होगा, 1 जूल। उस केस में वर्क डन कितना पैदा होगा, 1 जूल। तो व्हेन डिस्प्लेसमेंट व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर is caused by the force of 1 Newton, by the force of 1 Newton, then work done is work done is 1 जूल्स। तो जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट 1 मीटर खिसक जाए, 1 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उस केस में हम कह देंगे कि जो वर्क है हमारे पास वो 1 जूल आ जाएगा। बहुत सिंपल है ना भाई, 1 जूल एक बहुत छोटा सा वर्क डन है। आपका पूरा ये वन शॉट रिकॉर्ड करने में मैं लगभग 200 के आसपास, 300 के आसपास कैलोरीज किलो कैलोरीज में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। और अभी शायद आप जानते भी नहीं कि एक कैलोरीज में 4.2 जूल्स होता है। तो आसान भाषा में कहूँ तो आपकी पूरा वन शॉट रिकॉर्ड करते हुए मैं यहाँ पे हजारों लाखों जूल एनर्जी खर्च कर दूंगा, हजारों भी नहीं एक्चुअली लाखों जूल एनर्जी खर्च कर दूंगा। यानी कि जूल एक बहुत छोटी सी यूनिट होती है, ध्यान रखना है, जूल कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, जूल बहुत छोटी सी है। एक्चुअली जूल को जूल बोलने में 1 जूल से ज्यादा एनर्जी लग जाती है। क्या बात है, बहुत गहरी बात बोली है मैंने, 1 जूल को बोलने में 1 जूल से ज्यादा एनर्जी लग जाती है। पॉइंट ये है, मतलब 1 जूल एक बहुत छोटी एनर्जी है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आप तब भी समझोगे कि 1 जूल एक बहुत स्मॉल है। मान लो अब आप सबको पता है कि मैं एक लात अगर पूरी ताकत से मार दूं तो मैं लगभग 50, 100, 150 डिपेंडिंग अपॉन द पावर 200 न्यूटन तक की ताकत पैदा करूंगा। और अगर बॉल 200 न्यूटन की ताकत अगर मैंने उस पर मारी, अब 200 न्यूटन से बॉल कम से कम 10 मीटर तो जाएगी भाई, ये तो 10 मीटर तो बहुत ही कम होता है। तो देखो आपने बस एक फुटबॉल पे लात मारी और आपने 2000 जूल एनर्जी जो है वो 2000 जूल का जो वर्क है वो कर दिया। तो 1 जूल बहुत छोटी सी जो है वो यूनिट है, ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, अब ये तो फॉर्मूला हुआ फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उस केस में क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपके लिए, नॉट इन NCERT, लेकिन ये फिर भी हमारे
एग्जाम्स में आ सकता है। अगर आपके स्कूल में कराया है तो आपको कंफर्म करना होगा, और नहीं भी कराया तो नॉलेज के लिए पढ़ लो, बड़ा अच्छा टॉपिक है। बस ये आपको बताता हूँ क्यों हमारे सिलेबस में इसको नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा जिसको कॉस थीटा कहते हैं, और यही रीजन है कि एनसीईआरटी ने इसको हमारे सिलेबस में 9th में नहीं डाला। बट कोई एडिशनल किताबें हैं मार्केट में जिन्होंने ना हमारा पूरा करिकुलम को खराब कर दिया। मैं फैक्ट बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ किताबें हैं इस दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले इसको डाला। स्कूल में टीचर ने इसको पढ़ाना शुरू कर दिया तो हम सबको ही पढ़ाना पड़ा। ऑलवेज सही बात नहीं है, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस को अगर फॉलो करें तो 10th में जाके ट्रिग्नोमेट्री आती है। आप सभी 9th के बच्चे हैं, सभी ने लेकिन सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, सभी ने सुना है। ये 10th के अंदर हमारे मैथ्स में आती है। अभी थोड़ी ना पढ़ी आपने अगर आप सीबीएसई फॉलो करते हो, बट इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, बट कहीं स्कूल में करा दिया जाता है। आप सब बच्चे से वंचित ना रह जाओ, तो इसलिए मैं भी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक मास है m करके, इसको हाथ से बनाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। हमारे पास यहाँ पे एक मास है m, ठीक है ना। अब इस m मास पे आपने क्या किया, फोर्स जो है वो ऐसे लगाई, ठीक है ना। फोर्स जो है आपने वो ऊपर की तरफ लगाई, ऐसे करके लगाई, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो ऐसे हुआ। क्या ये पॉसिबल है? अरे हाँ भाई, ऐसा तो हम लगभग रोज करते हैं। कैसे? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आप सब अपना ट्रॉली बैग जब खींच के लेके जाते हो, जब आप कहीं घूमने जाते हो, आपके पास एक ट्रॉली बैग होगा जिसमें टायर लगे होते हैं, आप उसे खींच के लेके जाते हो, तो आप फोर्स तो इधर ही लगा रहे होते हो ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होता है। या फिर आप एक चेयर को थोड़ा सा टेढ़ा करके खींच के लेके आते हो ऐसे करके। या आपने गजनी मूवी देखी होगी, गजनी में वो विलन एक रॉड लेके आता है ऐसे करके, वो गजनी जो होता है ऐसे लेके आता है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, अब आप कुत्ते को घुमाने का एग्जांपल यहाँ पे मत लेना, बिकॉज कुत्ते को घुमाते वक्त आप फोर्स नहीं लगाते हो। हाँ, वो कहीं अड़ जाए बढ़ जाए तो अलग बात है, बट आप फोर्स नहीं लगाते हो, वो फोर्स लगाता है और आगे चलता है। बट मान लो कोई खिलौने वाली गाड़ी है, बचपन में जो हम घुमाते थे, तो उसमें धागा बंधा होता था, उसको खींचते थे हम लोग, है ना। तो ऐसे केस में हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। तो क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? आंसर नहीं, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल है थीटा, और वो एंगल है थीटा। पिछले वाले केस में आप अगर नोटिस करो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इधर ही फोर्स है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इस वाले केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। इस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है उसमें, और वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में साथ में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, वो है कॉस थीटा। अब मैं कॉस थीटा क्या होता है इसको तो डिटेल में नहीं समझाना चाहूंगा, लेकिन मैं इसकी वैल्यूज लिख दूंगा। तो अगर वर्क डन की बात करें तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में कॉस थीटा। तो अगर आप नोटिस करो तो हमारे फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आ गया है। पहले फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट बस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो उस केस में फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होगे कि इस कॉस थीटा की वैल्यूज कहां से लेंगे, तो थीटा यानी कि एंगल जो होगा उस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। मैं यहां पे कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। अगर कॉस 0 डिग्री है, पहली बात तो 0 डिग्री अगर हुआ इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, तो फिर ये फॉर्मूला आप क्यों ही लगाओगे। बट मान लो अगर कॉस 0 है तो इसके लिए वैल्यू 1 होती है। ऐसे कॉस अगर 30 डिग्री है, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 30 है, तो कॉस 30 की वैल्यू आप लगाओगे √3/2। ऐसे ही अगर कॉस 60 डिग्री है, ये पहले 45, कॉस 45 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच में एंगल 45 का है तो वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। ऐसे ही कॉस 60 डिग्री की अगर वैल्यू है, कॉस 60 है, तो आपके पास वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कॉस अगर 90 डिग्री है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर कॉस 180 डिग्री है तो वैल्यू -1 हो जाएगी। द पॉइंट इज कि क्या इनके अलावा कोई कॉस की वैल्यूज नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई, है ना। लेकिन ये मेन वैल्यूज हैं जिनको आपको याद करना है। कॉस 1 डिग्री भी होता होगा, 2 डिग्री भी होता होगा, 1 और 2 के बीच में 1.1 भी होता होगा, कॉस 1.1 के बजाय 1.01 भी, ऐसे तो इन्फानाइट वैल्यूज हैं। बट ये वो वैल्यूज हैं जो आपको 10th में याद करनी है मतलब 10th में ये आपको वैल्यूज याद करनी है। ये 10th का भी मैंने आपको काम करवा दिया, समझ जाओ। तो ये 6 वैल्यूज हैं कॉस की जो आपको याद करनी चाहिए।
अगर इसके ऊपर जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे आपको तो मैं इसके 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा, बट कुछ भी नहीं है। पहले क्या था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो फॉर्मूला एफ इंटू में एक्स था। अब साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया, थीटा इनमें से कोई दे रखा होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लो ऐसा बोल रखा है कि एक गाड़ी डिस्प्लेस हुई 100 मीटर, ठीक है ना, और आपने उस पर फोर्स लगाई थी 5 न्यूटन की, तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर ऐसे बोल रखा है कि 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ 100 मीटर, लेकिन उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री आ जाएगा। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। जो पहले आंसर 500 आने वाला था, अब cos 60 की वैल्यू हाफ डाल के वही आंसर 250 आ जाएगा। पॉइंट सिर्फ ये है कि एंगल की वैल्यू आपको याद कर लेनी चाहिए अगर आपके स्कूल में ये cos थीटा वाला केस करवाया है तो। नहीं करवाया है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। पूछ लेना, मतलब मैम से कंफर्म कर लेना। तो निचोड़ क्या है अभी बस 15-20 मिनट की क्लास का, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला होगा एफ इंटू में एक्स, दोनों के बीच में कुछ एंगल हो तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। चलो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ से एक कंसेप्चुअल या ओरल सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि हमारा वर्क डन का नेचर क्या होता है। तो वर्क डन 3 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव होगा। आओ जरा इसके बारे में बात करें। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव वर्क डन। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट यहीं पे डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है, तो उस केस में हमारा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यहां से पढ़ने की बजाय हम पहले खुद से ही बात कर ले। तो अगर मैं एक फुटबॉल को किक करता हूं तो जहां मैं किक करूंगा, ये कॉमन सेंस की बात है, फुटबॉल वहीं जाएगी, सेम डायरेक्शन होगी, तो ये वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं इस स्टाइलस को थ्रो करता हूं या जैवलिन थ्रो खेल रहा हूं मैं, तो जहां मैं जैवलिन को थ्रो करूंगा, जहां मैं फोर्स लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट वहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। या फिर पुशिंग और होगा, ये पुशिंग और पुलिंग अ डोर, एक डोर को खींचना या दबाना, मतलब पुश करना है पुल करना। अगर आप दबाओगे तो गेट उधर डिस्प्लेस होगा, खींचोगे तो गेट उधर डिस्प्लेस होगा, है ना। या फिर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, देखा जाए तो रबर बैंड में ओवरऑल देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे इस एग्जांपल थोड़ा चेंज करना चाहूंगा क्योंकि ये आप थोड़ा गलत समझ जाओगे। क्योंकि स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड में अगर रबर बैंड की पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, सेंटर वहीं का वहीं है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करके इससे बेहतर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो किकिंग अ फुटबॉल, अबे क्या हो रहा है, हाँ, सेकेंड एग्जाम्पल, किकिंग अ फुटबॉल। अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो जहां आप फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट वहीं पे होगा, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल डालना चाहूंगा और वो है थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसी का सेम एग्जांपल नेगेटिव वर्क डन में समझाऊंगा, तो ये वाला एग्जांपल दोबारा आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत सिंपल। अभी तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो जहां मैंने फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट वहीं हुआ, तो जब तक वो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि जहां हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वहीं हो रहा है। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा भाई, तो नेगेटिव वर्क डन होगा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इन इजी वर्ड्स, अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पे फोर्स तो इधर लगा रहा हूँ लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलो एक सर्टेन एंगल पे बात समझ में आ रही थी कि भैया एक सर्टेन एंगल पे होगा, लेकिन ये कैसे होगा कि जहां मैं फोर्स लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, ऐसा कैसे हो रहा है।
तो आंसर है बहुत सिंपल से। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, क्या ये कहना ठीक है कि जब हम टग ऑफ वॉर खेल रहे होते हैं तो टग ऑफ वॉर में आप अगर हार रहे हो तो आपके द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? अगर आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो और अगर आप हार रहे हो तो आप फोर्स तो इधर लगा रहे हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स तो इधर लगा रहे हो लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप फोर्स तो, मान लो आप इधर खड़े हो, आप फोर्स तो इधर लगा रहे हो इधर, लेकिन आप हार रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। तो टग ऑफ वॉर में जो लूजिंग टीम होती है उसका वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फोर्स अप्लाई। अच्छा, एक आर्म रेसलिंग एक आर्म रेसलिंग में आप हार रहे हो, अगेन टग ऑफ वॉर, आर्म रेसलिंग, आप हार रहे हो तो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, अब आप आर्म रेसलिंग में फोर्स तो इधर लगा रहे हो लेकिन आप हार रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका फोर्स इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? इस केस में नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको अगर मैं पीछे वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो वर्क डन क्या हुआ? मेरा मेरा वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान रखो, अब मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रहा हूं तो वर्क डन मेरे द्वारा तो पॉजिटिव है, लेकिन इमेजिन करो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? लिफ्टिंग अ बॉक्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसको अगर पूरा करूं तो वर्क डन बाय पर्सन इज पॉजिटिव। यहां पे जो वर्क डन बाय पर्सन होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। मान लो आप एक बॉक्स को ऊपर उठा रहे हो तो आपके द्वारा तो वर्क डन पॉजिटिव ही है, क्योंकि जहां आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट वहीं हो रहा है। लेकिन लेकिन बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा, पर्सन के द्वारा वर्क डन किया गया भले पॉजिटिव होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। कैसे समझें इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है। आप एक बक्से को ऊपर उठा रहे हो तो आपके द्वारा अगर बात की जा रही है तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऊपर हो रहा है, तो दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर ऐसे बोला हो कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क डन बाय अस या वर्क डन बाय पर्सन या वर्क डन बाय मस्कुलर फोर्स, तो वो तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पूछा हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आता है जीरो वर्क डन। अब आप कहोगे सर वर्क डन जीरो करना तो बड़ा आसान है भाई। क्यों? क्योंकि भैया अगर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, या साथ में अगर कॉस थीटा वाला ही मानो तो फोर्स जीरो कर दो, फोर्स मत लगाओ तो वर्क डन जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, मतलब जहां से स्टार्ट किया आपने घूम के वापस वहीं आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। जो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो तो होगा ही होगा। यानी वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव का एक ही तरीका था, सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन वर्क डन जीरो करने के हमारे पास तीन अलग अलग मेथड है। पहला कि भैया फोर्स ही जीरो हो। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर फोर्स ही जीरो होगी तो वर्क डन तो जीरो होगा ही। दूसरा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, यानी या तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना हो या अगर हो भी तो वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन ये तो कॉमन सेंस बेस्ड है। इसका लेकिन एक और रीजन हो सकता है जो कि अभी हम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हैं, तो उस हिसाब से वर्क डन जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यस, यानी कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर to each other. When force and displacement are perpendicular to each other, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। पहली बात तो परपेंडिकुलर होने से होगा क्या? क्या जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में उनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? हाँ सही पकड़े हो, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। अब अगर cos 90 ही जीरो हो जाएगा तो फिर वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान रखना, अगर ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स जो है वो ऊपर लगा रहे हो, आप इस पे फोर्स तो ऊपर लगा रहे हो,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है और दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में वर्क डन 0 हो जाएगा, बिकॉज जब एंगल 90 होगा तो जो cos 90 है उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वर्क डन भी 0 हो जाएगा। इतना समझ में आता है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो पहला, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हमने मोशन चैप्टर में बात की थी। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, याद करेंगे इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी यहाँ होती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा इसका टेंजेंट रहता है। यहाँ पे जब आता है तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट रहता है, इसके ऊपर हमने आपको वीडियोस भी दिखाई थी। यहाँ पे जब आता है तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट रहता है, लेकिन इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, तो इस केस में इस पे फोर्स लग रही है सेंटर। इसको कौन सी फोर्स कहते थे, मन में बोलो, बिल्कुल से, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे। यहाँ पे भी फोर्स लग रही है टूवर्ड सेंटर, तो इसको भी क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी फोर्स लग रही है टूवर्ड सेंटर, इसको भी क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, जब भी उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही आप एक गाड़ी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाह रहे हो जो आगे जा रही, ध्यान रखना किसी भी सर्कुलर मोशन में हमेशा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक बहुत भारी गाड़ी है, खिलौने वाली नहीं है, और वो ऐसे आगे की तरफ जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है। अब आप कहीं छत पे खड़े होकर रस्सी बांध के उसको ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हो, पर वो नहीं खींच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ भी वर्क डन 0 हो जाएगा। ये जबरदस्ती वाला एग्जाम्पल है, बट एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, और ये सवाल बड़ा आता है एग्जाम में कि एक कूली है जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है। एक कूली अपने सर के ऊपर एक लगेज, एक भार लेके चल रहा है, ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे 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 चल रहा है, ऐसे, ठीक है। तो बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो आंसर है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, यानी कि 0 है। कैसे भाई, ये जो कूली जी है हमारे, ये लगेज को ऊपर लेके ऐसे आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, नीचे, तो एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, और अगर एंगल 90 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो एक कूली जी अगर अपने सर पे लगेज लेके सीधा चल रहे होंगे तो उस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड 0 वर्क डन, ठीक है जी। अब इस चैप्टर के अगले फेज पे चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एनर्जी, कि ये एनर्जी क्या है ना भाई। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सब चीजों को एक बारी नोट कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे कि एनर्जी क्या चीज होती है, जल्दी से, ठीक है जी, ठीक है जी। एक बार इसको सबको नोट कर लो, फिर एनर्जी पे चलेंगे, चलिए ठीक है भाई। तो आई होप आपने इतना पढ़ लिया है। अब आगे का जो हमारा अगला टॉपिक रहता है वो रहता है क्या हमारे पास भाई, एनर्जी। अब वर्क समझ अगर आप गए हो तो एनर्जी को समझने में आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, हम कितना काम कर सकते हैं, हमारे काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहा जाता है। जरा एक बार कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं पार्क के 10 चक्कर काट सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है, तो ये एनर्जी हो गई। मैंने पार्क के कितने चक्कर काटे वो मेरे लिए वर्क हो गया, है ना भाई। मैं 500 जूल की ताकत से चिल्ला सकता हूं, वो मेरी कैपेसिटी है, एनर्जी है। मैं चिल्ला कितने से रहा हूं, वो मेरा वर्क है। यानी मैक्सिमम वर्क जो मैं कर सकता हूं, या कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना काम करने की क्षमता मेरे अंदर है, वो एनर्जी है। तो देखा जाए तो एनर्जी और वर्क सेम ही है, देखा जाए तो, क्योंकि कितना वर्क आप कर सकते हो, आपकी क्षमता, उसी को तो हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, एनर्जी नाम दे दिया, और कुछ भी नहीं किया बस, है ना भाई। आओ जरा समझे। तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कितना काम हम कर सकते हैं इसको हम एनर्जी कहते हैं। अब लाइक एनर्जी, लाइक वर्क, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल, क्योंकि है तो ये वर्क ही ना। इसकी भी SI यूनिट जूल्स है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क की तरह एनर्जी भी एक कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज द वर्क, जिस यूनिट में हमने वर्क को नापा, चाहे वो जूल हो चाहे वो न्यूटन मीटर हो, उसी यूनिट में हम लोग एनर्जी को भी नापते हैं। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, आप सभी ने नाम सुना होगा इसका, है ना भाई। इस कमरे में मैंने बहुत सारी लाइट जला रखी हैं, तभी आप मुझे देख पा रहे हो, अदरवाइज नहीं देख पाओगे या बहुत कम देख पाओगे, तो वो लाइट एनर्जी की वजह से, है ना भाई। साउंड एनर्जी, आप मुझे सुन पा रहे हो,
आपने क्या पता कान में ईयरफोन लगा रखे हो, हेडफोन्स लगा रखे हो, नहीं तो अगर आप सीधा बिना किसी ईयरफोन हेडफोन के सुन रहे हो, तो लेट से लैपटॉप में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो उसके स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो क्या है, साउंड एनर्जी है ना भाई। ऐसे हमारे पास आती है केमिकल, है ना भाई, कोई केमिकल के फॉर्म में एनर्जी बैठी हो, जैसे कि भाई हमारे जो सेल होते हैं, हमारी जो बैटरी होती है वो हमें बिजली देती है, बट उसके अंदर कौन सी एनर्जी छुपी होती है, तो आंसर है केमिकल एनर्जी। ऐसे हमारे पास हीट एनर्जी होती है, इसको तो शायद समझाने की भी जरूरत नहीं है कि हीट एनर्जी क्या होता है। ऐसी हमारे देखो इतनी सारी प्रकार की एनर्जीज हैं कि इस पूरे बोर्ड पे नहीं आएंगी, ये तो आप समझ रहे हो, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ बस। जैसे कि मस्कुलर एनर्जी है ना, हमारे मसल से किसी को हम पुश और पुल करते हैं तो वह एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है भाई, मस्कुलर एनर्जी होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास दो एनर्जीज और होती हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। नाम से थोड़ा समझ में नहीं आते, हमें इसको डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हमें इस चैप्टर में कोई भी और एनर्जी को डिटेल में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, सिवाय इन दोनों एनर्जीज के। और ये दोनों एनर्जी कौन कौन सी हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ऑल तो दुनिया में और भी एनर्जीज हैं, जैसे कि ओशन थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, बहुत सारी और एनर्जीज हैं, लेकिन ये एटसेट्रा, मैं इसके आगे एटसेट्रा लिख देता हूँ ताकि आप ये ना समझो भाई कि भैया और यूनिट और एनर्जीज नहीं। एनर्जी तो बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन हमें इन दोनों को पढ़ना है। और बड़ा ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। कई मन में आपके सवाल आ रहा हो, ये जो बाकी एनर्जीज हैं क्या हमें इनको पढ़ना ही नहीं है? क्या आपको पता है हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है साउंड, 9th में ही, इसके बाद वही चैप्टर हमारा बचता है वन शॉट में, तो साउंड के बारे में पढ़ना है। 10th में एक चैप्टर आएगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ेंगे। 10th में एक चैप्टर आएगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, वो केमिकल एनर्जी के ऊपर है। 11th में एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनेमिक्स, वो हीट एनर्जी के ऊपर है। तो हम अपने जीवन में आगे जाके सारी एनर्जीज को पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अभी 9th में दो प्रकार की एनर्जीज को डिटेल में पढ़ना है, एक कौन सी है काइनेटिक, एक कौन सी है पोटेंशियल। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों एनर्जीज को मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जाता है, तो कि बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। आओ अब इसमें से हमें ये दोनों एनर्जीज को पढ़ना है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो शब्द है ये पहले भी हमने सुना हुआ है, और वो है फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के, मैटर इन आर सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आपने काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी, ऐसी कोई भी एनर्जी जो किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से पैदा होती है। जैसे कि अगर आप अपने कमरे में एक बार नजर दौड़ाओ, तो आपके कमरे में ऐसी कौन सी चीज है जो मोशन में है, तो ओवरऑल देखा जाए तो शायद कोई भी नहीं होगी। मतलब मेरे इस कमरे में इस वक्त कोई भी चीज मोशन में नहीं है। अगर मैं देखूं तो मैं अभी फिलहाल रेस्ट पे हूं, थोड़ा बहुत हिल रहा हूं, तो मैं मोशन में, और कोई भी चीज मोशन में नहीं है। आप कह रहे होगे कि हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, इस कमरे में हवा दौड़ रही है, तो ये मोशन नहीं होता है। ये तो मतलब मोशन होता है, बट हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें, पूरी की पूरी कोई बॉडी दौड़ रही हो। कई बच्चे कहते हैं पंखा घूम रहा होगा, तो पंखे का ओवरऑल कोई मोशन नहीं हो रहा है, हाँ उसकी पंखुड़ियां भले ही घूम रही हैं, तो पंखा मोशन में नहीं है, पंखे की पंखुड़ियां यानी कि विंग्स मोशन में है। लेकिन क्या अगर आप अपने घर के बाहर नजर डालो, अगर आप अभी डाल सकते हो तो क्या पता बाहर ही हो, लेकिन रोड पे चलती हुई गाड़ियां ये सारी मोशन के अंदर है। कोई अंकल आंटी पैदल रोड पे चल रहे हैं, वो किस में है भाई, मोशन में, तो ये मोशन में। और ऐसी कोई भी एनर्जी जो कब आती है किसी बॉडी में, जब कोई बॉडी मोशन में आ जाती है। जब भी कोई बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि इस स्टाइलस के पास अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कोई भी होगी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको फेंक दूंगा तो ये भागने लग जाएगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर अभी फुटबॉल जमीन पे पड़ी हुई है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं अगर उसको लात मार दूंगा और वो आगे चल पड़ेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर जब वो रुक जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो पैदा होती है किसी भी बॉडी के मोशन से। तो एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स वर्चुआ ऑफ मोशन, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन से आएगी, ये ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है तो भैया काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ तब है जब ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का मोशन हो रहा है। अब यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे moving cars on road have kinetic energy। रोड पे चलने वाली गाड़ियों के पास काइनेटिक एनर्जी है। सेकेंड, अ मैन रनिंग
ऑन अ ट्रैक, एक ट्रैक पे एक इंसान जो है वो भाग रहा है भाई, तो उस केस में उसके पास कौन सी एनर्जी है भाई? काइनेटिक एनर्जी है। अ बॉल फॉलिंग फ्रीली, एक बॉल ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रही है तो उसके पास भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के पास आएगी जब वो मोशन में होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखिएगा, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है और हमें ये फॉर्मूला डिराइव भी करना है। ध्यान से सुनिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में उसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू में उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर शॉर्ट में समझाऊं तो मास के लिए वी यूज m और वेलोसिटी के लिए वी यूज v, तो हाफ m v स्क्वायर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। अगला सवाल मेरा आज का, जो कि आपको कमेंट सेक्शन पे देना है ईमानदारी से, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी किसी की नेगेटिव हो सकती है? जल्दी से आपको टाइम स्टैम्प पे यस और नो लिखना है कि यस काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव, नो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। जल्दी से कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी किसी की नेगेटिव हो सकती है, यस और नो? तो आंसर है, आई होप आपने लिखा हो, नो, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? यस, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन किसी का भी स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो हम सब जानते हैं। तो मास नेगेटिव हो नहीं सकता, वेलोसिटी का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो काइनेटिक एनर्जी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं नोट का पॉइंट। क्या बाकी एनर्जीज नेगेटिव हो सकती होंगी? जैसे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो नेगेटिव हो सकती है, बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो नोट का पॉइंट आता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों भाई काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? इसका मैंने आपको रीजन भी दे दिया, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये शायद बोलना बकवास होगा कि काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या, ऑब्वियस सी बात है जूल है, ऑब्वियस सी बात है स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये एनर्जी, और मैं आपको ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ कि दुनिया की सारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी ही होने वाली है और उनकी यूनिट वर्क के यूनिट के बराबर ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा यूनिट इज जूल्स, स्केलर क्वांटिटी, कॉमन सेंस की बात। लेकिन सवाल उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, यानी कि हमें इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डिराइव भी करना होगा। और इस चैप्टर की आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पहली डेरिवेशन है। इस चैप्टर में कुल मिला के दो या तीन डेरिवेशन है मेनली, और तीन में से तीनों ही आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो सिर्फ तीन डेरिवेशन है तो तीनों ही एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा कौन से पूछी जाती है जो हम लास्ट में करने वाले हैं आज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहना जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा। बट यस, ये बात तय है कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो डेरिवेशन है विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी आपको एग्जाम में काफ़ी बार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? तो हमें क्या डिराइव करना है? हमें डिराइव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये है हाफ एम वी स्क्वायर। चलो आओ शुरू करें। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक अगेन एक फ्लोर था कुछ मान लो, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है ना, मतलब वो रेस्ट पे, हमने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाई तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, अगेन x डिस्प्लेसमेंट इसने किया, और जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो गई, मतलब ऑब्वियस बात है एक वेलोसिटी इसको मिली। अब हमने इसके ऊपर यहां से F फोर्स अप्लाई की थी, F फोर्स अप्लाई हमने इसके ऊपर की, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इधर की तरफ ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक एक्सेलरेशन भी था। क्या भी था? एक्सेलरेशन। आप चाहो तो कंसिडरेशंस, कंसिडरेशंस का मतलब होता है कि हमने क्या क्या लेट किया, ये आप लिख लो चाहे, है ना। लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप चाहे रोक रोक के लिख लेना। लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, displaced by force F
displaced by force F and attains velocity v, displaced by force F and attains velocity छोटा v, ठीक है ना। देन बहुत इजी डेरिवेशन है, बस आपको अपना मकसद याद रखना है। आपका आपका एम क्या है, गोल क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर आपको यहाँ पे डिराइव करना रहेगा, ठीक है जी। चलो आप, तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरुआत होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना भाई। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट आपने x कराया, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2ax आ जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखना कि या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो या तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लो, बात एक ही है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x यहाँ से आ जाएगा मेरे पास v स्क्वायर बाय 2a, x यहाँ से मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2a। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ से x की जो है वो वैल्यू निकाल ली और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन भी मान लिया ऑल्सो। अब मैं यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊंगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब फोर्स जो होती है, फोर्स उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने फोर्स है लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन रहता है, सही है। अब यहाँ से मेरे पास मास इनटू में एक्सेलरेशन तो आ चुका है, लेकिन क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो आंसर है हाँ। मेरे पास x की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी मेरे पास v स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए x की जगह v स्क्वायर बाय 2a पुट कर दिया। क्या यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे mv स्क्वायर बाय 2 बचेगा? यस, बिल्कुल बचेगा। क्या मैं इस हाफ को बाहर लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला है, जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो मेरे पास आ जाता है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर आता है। अब आप मुझे बताओ, क्या एनर्जी और वर्क एक ही बात है? यही तो पढ़ते आ रहे इतनी देर से कि एनर्जी और वर्क एक ही बात है। अब अगर एनर्जी और वर्क एक ही बात है तो वर्क इज इक्वल टू, अगर हाफ एम वी स्क्वायर है तो काइनेटिक, क्योंकि जो भी मैं वर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, जो भी मैं वर्क करूंगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्या स्टेटमेंट लिख दीजिए भाई, इसको मैं, तो चाहे तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दीजिए कि एज वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही बात है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है तो जो वर्क है वो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वर्क काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, कैसे प्लान करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax में से या तो x या तो a की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन, और बाकी सब फ्लो में चलता रहेगा। एंड फाइनली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल बहुत ईजी रहते हैं, इसके मास दे रखा होता है, वेलोसिटी दे रखी होती है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, या फिर कभी कभार काइनेटिक एनर्जी दे रखी होती है, मास दे रखा होता है और आपको वेलोसिटी निकालनी होती है या फिर मास निकालना होता है। सवाल मतलब बहुत इजी से इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ जाता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, सही है। अब ये भी बात ध्यान रखना कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज, अभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को 0 किया, बट अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ वेलोसिटी से आप कुछ वेलोसिटी पे जा रहे हो, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 20 पे जा रहे हो या 20 से 50 पे जा रहे हो, तो ये भी एक बात ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 सवाल हम करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो वर्क डन होगा उस केस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। अब इस वाले केस में तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, बिकॉज ये 0 पे था, तो डेरिवेशन करके हाफ एम वी स्क्वायर आया। बट अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पे ऑब्जेक्ट
एक सर्टन मान लो 20 मीटर पर सेकंड से 30 पे जा रहा है, या 30 से 40 पे जा रहा है, या 40 से 50 पे जा रहा है, या कम हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे माइनस इनिशियल, दो अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, दोनों को माइनस कर दोगे तो उससे आपको वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 सवाल आपको मिल जाएंगे, है ना भाई। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हुई। अगेन आगे बढ़ने से पहले काइनेटिक एनर्जी को पढ़ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है जी। ये डेरिवेशन एक बार रीड मार लो। देख रहे हो बोर्ड पे मैंने तुक्के की बात है, 3 कलर कौन कौन से लिए, 3 कलर मैंने लिए हैं भाई साहब, हमारे देश का तिरंगा लिया है ना, देख लो, ये अपने आप प्यार निकलता है हमारा देश के लिए। चलो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आगे जाके हायर क्लासेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़नी होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी अभी के लिए क्या है, देखो पोटेंशियल का हिंदी अनुवाद क्या है, पोटेंशियल का हिंदी अनुवाद होता है क्षमता, है ना, क्षमता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक रबड़ बैंड को खींच देता हूं तो उसमें क्या क्षमता है कि वो वापस आ सकता है। मैं एक स्प्रिंग को दबा देता हूं तो उसमें क्या क्षमता है कि वो वापस से एक्सपैंड होकर अपनी जगह पे आ सकता है। मैं अगर एक जैसे स्टाइलस को जमीन से ऊपर उठा देता हूं तो इसमें क्या क्षमता है कि ये नीचे गिर सकता है। तो क्षमता मतलब होता है पोटेंशियल। तो किसी भी चीज में क्षमता का मतलब क्या है, क्षमता का मतलब है कि वो क्या कर सकता है। जैसे अभी फिलहाल अगर ये मेरे पास कप है, अगर मैं इस कप को यहाँ रख दूं तो इसके पास क्या क्षमता है कि ये नीचे गिर जाएगा। तो क्षमता मतलब पोटेंशियल। तो अब उसी वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं स्टाइलस को ऐसे ऊपर उठा दूंगा तो इसके पास क्षमता है कि ये नीचे गिरेगा, तो इसके पास अभी जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल। ऑब्वियस बात, जब ये गिरेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इसको ऊंचाई पर रखा हुआ है, बस आपके घर में आपके अलमारी के ऊपर मान लो कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, उसके ऊपर क्षमता है कि वो नीचे गिर सकती है। तो अभी अगर आप उस अलमारी के ऊपर पड़ी हुई चीज़ को देखोगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वो अलग बात है जब वो गिरेगा तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बट अभी फिलहाल उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या उसकी पोजीशन को चेंज करके आए। देखो अगेन मैं आपको कह रहा हूं, हमेशा आप समझो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन से आती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा होगी जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक पेपर के एग्जांपल से समझाऊं, मान लो कि पेपर क्या, या इस पाइप के एग्जांपल समझाऊं। अभी फिलहाल मेरे पास ये पाइप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस पाइप को ऐसे करके, ये मेरे पास पाइप है, दिख रहा है आपको। अब मैं ब्लैक वाले स्क्रीन, अगर मैं इस पाइप को ऐसे करके मोड़ दूं, है ना, और मैं अगर इसको छोड़ूं तो इसके पास क्या क्षमता है, देखो इसके पास क्षमता है कि ये वापस आ गया, इसके पास क्षमता है कि वापस आ गया, इसके पास क्षमता है कि ये वापस आ गया। तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दूं, ढंग से दबा दूं, बिल्कुल दबा दूं, तो क्या ये वापस आ पा रहा है, तो आंसर है हाँ, अभी भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन वहीं पे अगर मैं मान लेते हैं कोई ऐसी चीज़ देता हूँ, जैसे कि अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ है ब्लैक रंग का। अब अगर इस पेपर को अगर आप नोटिस करो तो मैं इसको ऐसे करके छोड़ूंगा तो ये वापस आ रहा है, ऐसे करके छोड़ूंगा तो वापस आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, कंप्लीटली फोल्ड कर दूं, तो क्या अब ये वापस आया, पूरी तरह वापस आया, नहीं। तो स्प्रिंग के साथ भी ऐसा ही है। अब आप चलो इसका एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, क्ले। आपके पास मान लो क्ले है घर पे, अब आप एक क्ले को अंगूठे से दबा दोगे तो क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक स्माइली वाली बॉल को, स्ट्रेस बॉल को, जिसको स्पंज बॉल भी कहते हैं, उसको दबाओगे तो वापस आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करे। अब मैं अगर इस यहाँ पे टेबल पड़ी हुई, अगर मैं इस टेबल पे इस ग्लास को सीधा बस यहाँ से यहाँ ले जाऊँ
तो इसके पास कोई क्षमता नहीं है, क्या है, वापस आया। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस ग्लास को ऊपर उठा लूंगा तो ये नीचे गिरने की क्षमता रखता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पैदा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो पैदा होगी तो वो क्यों होगी? या तो आपने किसी की पोजीशन को चेंज किया होगा, या तो आपने किसी की शेप और साइज को चेंज किया होगा, उससे जो एनर्जी पैदा होगी उसे हम लोग बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बात भी ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी तीन प्रकार की होती है जब आप बड़े हो जाओगे। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहां नहीं लिखवा रहा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो चार्जेस, जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आऊं जबरदस्ती, तो उसके पास क्या क्षमता है कि वो दूर भाग सकते हैं, तो ये जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पे आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे। अगर मैं एक रबर बैंड को खींच दूं तो उसके पास एक क्षमता है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो उसकी इलास्टिसिटी की वजह से आई है, तो ऐसे एनर्जी को बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे स्प्रिंग में भी। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसे पोटेंशियल एनर्जी ही बोलने वाले हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप की होती है, अभी नहीं होती है। अभी आपके लिए एक ही प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आप तो इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे भी नहीं, आप तो इसे क्या ही नाम दोगे? पोटेंशियल एनर्जी ही नाम दोगे। बट ध्यान रहे, मन में आपको पता होना चाहिए कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़नी है एक्चुअली में वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं वो तीन टाइप की हो सकती है। वो मैंने लिखवा रहा क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन हम जो पोटेंशियल एनर्जी अब पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करके आएगी। जैसे मैंने बताया कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टन ऊंचाई पे ले जाऊं तो उसके पास जो एनर्जी पैदा होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। आपके अलमारी के ऊपर जो किताबें, जो जूते, जो भी पड़ा हुआ है, वहां पे एक्चुअली में कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, हमें उसके बारे में बात करनी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं आखिरी बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम बात किसकी कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला रहता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है mgh। आप सबको पता है यहाँ पे m क्या है, g क्या है और h क्या है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है mgh। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है mgh। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक्सेलरेशन, m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हमारे पास? हाइट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इसका हमें प्रूफ भी तो करना होगा भाई, इसका हमें प्रूफ भी तो देना होगा भाई, बिल्कुल देना होगा इसका प्रूफ। आओ जी, इसका प्रूफ दे देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया। तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पे एक, अगेन एक, ओहो हाँ, ये एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था m मास का। अब इस m मास के ऑब्जेक्ट को मैं ऊंचाई पे ले गया। अभी बताया ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है जो किसको चेंज करके आएगी? इस वाले केस में तो हाइट को चेंज करके आएगी। तो हाइट, h हाइट पे मैं इसको ले गया। ठीक है जी, h हाइट पे मैं इसको ले गया। अब इस केस में इसके पास जब ये ऊपर होगा, इसके पास एक एनर्जी होगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। आप चाहो तो कंसिडरेशन लिख लो। लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m, लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m and it is displaced to height h, and it is displaced to height h against the gravitational force, against the gravitational force। अब अगर ऐसा है तो इस केस में अगर मैं वर्क डन निकालूं पहले, तो हम सब जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सही है, ठीक है। अब वर्क डन के लिए फोर्स कैसे होती है? क्या फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है? हाँ। और हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कराया है? तो आंसर है h डिस्प्लेसमेंट कराया है। बहुत छोटी सी डेरिवेशन है। क्या आपको याद है कि इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द केस ऑफ ग्रेविटी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है। इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है। तो क्या मैं a की जगह g लिख सकता हूं?
बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही है। जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है वर्क डन का, वो आ जाता है, कुल मिला के वर्क डन का फॉर्मूला आ जाता है mgh। अब अगेन पिछले वाले केस में हमने एक ऑब्जेक्ट को दौड़ाया था, तो हमने जो भी वर्क किया था वो सारा का सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन इस वाले केस में हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊंचाई पे ले गए हैं, तो जो भी हम वर्क करेंगे, ऑल द वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस केस में सारा का सारा जो भी हम वर्क करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का जो जो वर्क का फॉर्मूला है वही हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी जो वर्क है वही हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा mgh, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा mgh। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आंसर देना है आपको, ठीक है। एक सवाल यहाँ बना रहा हूँ और ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाए ना पूछा जाए लेकिन ये कंसेप्ट को आपके क्लियर करेगा। मेरे पास यहाँ पे एक सरफेस है, ये मेरे पास एक m मास है और ये भी मेरे पास एक m मास है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इसको h हाइट पे ले गया, मैं इसको h हाइट पे ले गया, सही है। फिर मैं सेम मास को लेके गया, लेकिन इस बार मैं इसको ऐसा टेढ़ा टेढ़ा करके h हाइट पे लेके गया। इस बार भी मैं इसको h हाइट पे लेके गया, लेकिन थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लेके गया। तो ये अगर फर्स्ट केस है और ये अगर सेकंड केस है, तो आपको बताना है कौन से वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। आपको समय मिल रहा है पूरा 10 सेकेंड सोचने के लिए। आपको बताना है कौन से वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में। जल्दी से टाइम स्टैम्प के साथ 1 घंटा जो भी हो गया टाइम स्टैम्प देख लो आप, उसके हिसाब से जल्दी से बताओ कौन से वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो आंसर है कि दोनों ही केस में क्या हाइट सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का लेना देना हाइट से है, वर्क का लेना देना डिस्प्लेसमेंट से होता है। आप चाहे एक जिगजैग सीढ़ी से 10 मंजिल बिल्डिंग के ऊपर एक ईंट को ले जाओ, या आप एक सीधी सीढ़ी से 10 मंजिल ऊपर एक सीढ़ी पे चढ़ के आप ऑब्जेक्ट को ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। दोनों ईंटें अगर आप सेम ऊंचाई से छोड़ोगे तो वो सेम ताकत से नीचे गिरेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें लेके कैसे गए हो, अगर आप सेम हाइट तक लेके गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला भी यही कहता है mgh। तो इस वाले केस में जो फॉर्मूला रहेगा वो mgh रहेगा, और इस वाले केस में भी जो फॉर्मूला रहेगा वो mgh रहेगा। तो इन इजी भाषा दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट। चाहे तो आप ये लाइन लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट बट नॉट ऑन पाथ। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करती है, लेकिन वो पाथ पे नहीं, कि आप किस रास्ते से, किस पाथ से उसे ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। अब इस चैप्टर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज छोटा सा स्टार्ट हो रहा है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर हम चलेंगे पावर पे और ये हमारा वन शॉट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब और लगभग आधे घंटे का हमारे पास 45 मिनट्स का, आधे घंटे का काम लगभग रह गया। चैप्टर जो है वो खत्म होने को जा रहा है। जल्दी से इसको आप एक बारी नोट कर लेंगे, ठीक है जी, खटाक से। हाँ जी, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक रहता है वो रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ज़रा सोचने वाली बात है, हमारा एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का। उसमें हमने एक लॉ पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है मास को हम ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं ना ही कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सेम एनर्जी के साथ भी रहता है। एनर्जी को भी हम कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट हाँ, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता,
एनर्जी को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अभी मैं ये जो वन शॉट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग लगभग टाइम हो रहा है 12-1 बजे के आसपास, सुबह के, शाम के, दोपहर के। तो मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया था, तो मैं जब ब्रेकफास्ट किया तो मैंने अपने बॉडी में केमिकल एनर्जी डाली, है ना, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों जिससे मुझे मेनली एनर्जी मिलती है, चाहे वो फैट्स हों और थोड़ी बहुत प्रोटीन से भी। तो ये एनर्जी केमिकल फॉर्म में थी। फिर अब जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं ये एनर्जी साउंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है, हाँ ठीक है, बहुत सारी एनर्जी और भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, चल भी रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी हो रही है। अपने हाथ ऊपर कर दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो ट्यूबलाइट मेरे सामने जल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हैं लाइट एनर्जी में। हमारे घरों में जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, वो उसके अंदर बैटरी लगती है, वो केमिकल एनर्जी को लाइट, साउंड, इन सब में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे ही कि अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि मैंने कौन सी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी को पहले कन्वर्ट किया काइनेटिक में, और फिर बॉल ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसे हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को कभी हम डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। आप खुद से एनर्जी बना नहीं सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि देखो मैंने एनर्जी को बना दिया। आपने एनर्जी को हमेशा किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही किया होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट हाँ, इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप काइनेटिक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट आप एनर्जी को क्रिएट या एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में यहां पे बात करूं कि सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ ऐसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस डेली। अच्छा, ये पीपीटी जो है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको लिंक वगैरह नीचे। अगर लिंक मान लो हम लोग डालना भूल भी जाते हैं तो बड़ा सिंपल है यार, आपको टेलीग्राम पे जाना है, साइंस एंड फन 11th 9th एंड 10th सर्च करना, आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे इसकी पीपीटी वगैरह अपलोड होती है ना। सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ हमारे डेली लाइफ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर बात करें, जैसे कि एक सेल टॉर्च। हम सबके घरों में एक टॉर्च होता है जो सेल पे चलता है। अब अगर वो एक सेल टॉर्च है तो उसमें आपने कौन सी एनर्जी डाली होगी भाई? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी देखा जाए तो पहले बीच में कन्वर्ट हुई होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, क्योंकि उसने बिजली बनाई होगी, और फिर वो ही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी लाइट एनर्जी में, यानी कि आपको लाइट मिली होगी, है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बेसिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड, अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, जैसे कि हमारे घर में एक म्यूजिक सिस्टम होता है जो है ना, मैं इसको अभी स्पीकर कह देता हूँ, वैसे मैं पूरे म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा था। बट एक स्पीकर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? क्या हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं? तो आंसर है हाँ, हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी बदले में इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, और बदले में हमें वो साउंड एनर्जी देता है। ठीक है जी। एक बात और ध्यान रखनी है, कभी कभार ऐसी भी एनर्जीज निकलती हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं और बहुत कम होती है, तो उसका हम यहाँ लिखते नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, हम सबके घरों में पहले वो पीले रंग के बल्ब इस्तेमाल हुआ करते थे, अब तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और ये हमें लाइट एनर्जी देते हैं। अब बच्चा अक्सर ये सवाल मुझसे पूछता है पेड बैचेस में या ऑफलाइन में कि वो हमें हीट भी तो देता है। तो आंसर है हाँ, बल्ब जो होता है वो हीट भी देता है, बट हम हीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लिखेंगे भी नहीं। और आजकल की ट्यूबलाइट्स और आजकल के जो बल्ब्स आ गए हैं, एलईडी बल्ब, वो तो हीट और भी बहुत कम देने लग गए हैं। तो ये हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल, ये तो हमारी एनसीईआरटी का ही सवाल है। राइडिंग अ बाइसिकल या साइकिल, एक साइकिल अगर आप चला रहे हो तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ये आपको सोचना है। फिर मैं भी आंसर मैच कराऊंगा आपको। फिफ्थ आपको सोचना है, लेट अस से बो एंड एरो, है ना, बो एंड एरो।
यानी कि आप एक तीर कमान चला रहे हो। जल्दी से इन दोनों की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को सोचो, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा और आंसर मैच करेंगे। सोचो मतलब कमेंट सेक्शन पे लिखो, टाइम स्टैम्प देख लेना, कमेंट सेक्शन पे इनके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख दिए, वीडियो को पॉज करके लिख दो चाहे। तो राइडिंग अ साइकिल, राइडिंग अ बाइसाइकिल में हम कौन सी एनर्जी लगाते हैं भाई? हम सब जानते हैं कि हम मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं। और ये मस्कुलर एनर्जी जो है, जो हम अपनी मसल से ताकत लगाते हैं, जो मस्कुलर एनर्जी है, ये टायर को घुमाने में लगती है। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ अगर घूमेगी तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज उसमें चीज़ें दौड़ भी रही हैं और कुछ हिस्से ऊपर नीचे भी जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों का सम होता है। कहीं पे आप चाहे लिख लो, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है ना, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो मस्कुलर एनर्जी से आपने टायर को घुमाया, तो टायर को घुमाने से जो एनर्जी पैदा हुई वो हुई मैकेनिकल एनर्जी। फिर अब उस टायर के घूमने की वजह से साइकिल आगे की तरफ गई, और अगर आगे की तरफ भागी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। आई होप आपने लिखा होगा कि मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, वो भी ठीक है, मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी भी ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी भी आप लिखो, है ना। अगर एक नंबर का आता है तो मस्कुलर से काइनेटिक में भी नंबर मिल जाएंगे, बट फैक्ट ये कहता है कि बीच में एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मस्कुलर एनर्जी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी भी आता है। अब बो एंड एरो, अगेन बो एंड एरो मतलब आप एक उसके स्ट्रिंग को खींचोगे अपने हाथ से, तो आप कौन सी एनर्जी? मस्कुलर। जब आप उसे खींच दोगे तो उसके अंदर आपको पता है कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपने उसकी शेप को चेंज किया। तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। और फिर यही पोटेंशियल एनर्जी जब आप उसे छोड़ोगे तो वो तीर कमान में से, जब कमान जो है, सॉरी तीर जो है वो भागेगा, तो तीर जो है उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, तो ये हमारे बो एंड एरो का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आई? ऐसे ही हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आता है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। अब देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका जो आ, उसकी जो ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, कैसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसके दो फेज हैं, एक इसकी डेरिवेशन है जो कि हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन 5-10% लोग ये डेरिवेशन स्कूल में करवा देते हैं। मतलब मैं 5-10 भी ज़्यादा ही कह रहा हूँ। मैंने, अगर मैं अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से बात करूँ और पेड बैचेस के एक्सपीरियंस से बात करूं, तो 5% मान लो बच्चों के स्कूल में इसके डेरिवेशन कराई जाती है, बट 95% बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो उसके सिलेबस में है नहीं। तो हमें वैसे तो इसको ओरली पढ़ना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। बट अगर इन केस आपके स्कूल में इसकी डेरिवेशन करवाई गई है, इन केस, अगर इन केस करवाई गई है, तो आप इसी चैनल पे सर्च कर लेना वर्क एंड एनर्जी 11th क्लास का, है ना। 11th क्लास में सेम डेरिवेशन मैंने करा रखी है, क्योंकि वैसे वो 11th क्लास के सिलेबस में आपको जाके चेक करना है, कर सकते हो, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाई हुई है। लेकिन ये सिर्फ उन 5% बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनके स्कूल में कराई गई है और ये आ रही है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है। 9th का बच्चा खामखा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको हम पेड बैच में तो कराते हैं, वहाँ तो हम करवाते ही हैं, और करवाई भी है इस बार भी। बट स्टिल अगर आपके आ रही है तो मैंने आपको बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप जाके इसी चैनल पे वर्क एंड एनर्जी 11th क्लास के वन शॉट में उस डेरिवेशन को देख सकते हो। ठीक है, आपको यही सेम हेडिंग मिल जाएगी, सेम हेडिंग। बट अभी हमें इसको ओरली पढ़ना है, मतलब ओरली डिस्कस करना है। ओरली मतलब थ्योरेटिकली पढ़ना है कि ये ऊपर से नीचे गिरने वाली बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आओ जरा समझे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री फॉल। अब इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो समझाना है क्या? ये हमारे पास एक फ्लोर, अब इस फ्लोर पे ऊपर से हमने एक बॉल को नीचे गिरा, ऊपर से हमने एक बॉल को नीचे गिरा, ठीक है ना। ये फ्लोर, ऊपर से इस ए पॉइंट से हमने एक बॉल को नीचे गिरा और वो बॉल ऐसे ऐसे करके नीचे आ रही है, नीचे आ रही है भाई, ठीक है, नीचे आ रही है। तो हमें ये शो करना है कि उसके पास जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। क्या ऐसा कहना ठीक है कि ऊपर से नीचे आते वक्त, पहला पॉइंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या ऐसा कहना ठीक है? वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आते वक्त क्या ये कहना ठीक है कि वेलोसिटी बढ़ेगी? यस। बट क्या ऊपर से नीचे आते वक्त हाइट डिक्रीज होगी? तो हाइट डिक्रीजेस, है ना भाई।
ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन हाइट जो है वो कम हो रही है। अब अगर ऐसा है तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि फ्रॉम अगेन टॉप टू बॉटम, फ्रॉम अगेन टॉप टू बॉटम, क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, क्योंकि हाइट कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से नीचे आने पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और कोई कम नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी को ना तो हम कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो सकती है, ऐसा तो नहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है और कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो किसी एक को कम होना होगा ताकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहे। तो बेसिकली ऊपर से नीचे आते वक्त हाइट अगर कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाएगी, कम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा है तो क्या ऐसा कहते हैं कि एट टॉप पॉइंट यानी कि सबसे ऊपर की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि जब वो ऊपर होता है, ऊपर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो सबसे ऊपर है तो क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। तो एट ए पॉइंट, एट टॉप पॉइंट, यहाँ वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसके पास मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं कि एट बॉटम, एट बॉटम, क्या ऐसा कहना ठीक है कि उसकी हाइट जीरो हो गई? अगर उसकी हाइट जीरो हो गई क्योंकि वो जमीन पे ही आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। लेकिन क्या नीचे गिरते 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और अगर बढ़ती चली गई तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई? अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई तो नीचे गिरने से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। तो एट बॉटम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, जो कि क्या साबित करता है कि एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है लेकिन ऊपर से नीचे आने पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट लिख के मैं इसे खत्म करता हूं, यानी कि हेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक, है ना भाई। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आते वक्त काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एंड कॉमन सेंस की बात है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये पूरा स्लाइड ये समझाती है कि जो टोटल एनर्जी है ऊपर से नीचे आते वक्त वो हमेशा कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट जो है वो रहती है। बात समझ में आ गई है? डन है? पक्की बात है? पक्की बात है। अब इसी तरीके से हमें बात करनी है एनर्जी कंजर्वेशन, सेम एनर्जी कंजर्वेशन इन पेंडुलम, इन पेंडुलम। एक पेंडुलम में भी इसी प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है जी। आप सब जानते हैं कि एक पेंडुलम क्या होता है। इसमें एक धागा रहता है और नीचे एक मास टंगा रहता है जिसको हम बॉब कहते हैं, बॉब, है ना। अब ये पेंडुलम जो है वो ऐसे करके ऑसिलेट करते हैं। अब यहाँ पे जब ये बॉब आएगा और यहाँ पे जब ये आएगा इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यानी ये जो ए और बी पोजीशन है इन्हें एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है और ये जो ओ पोजीशन है इसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। ए और बी को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी पेंडुलम इससे आगे नहीं जा रहा है हमारे केस में। ऑब्वियस बात है जितना आगे लेके जाना चाहो जा सकता है लेकिन हमारे केस में इससे आगे नहीं जा रहा है। और ओ क्या है? उसकी मीन पोजीशन, मतलब कि उसका मिडल पोजीशन। अगेन यहाँ पे भी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो एट ए एंड बी है जिसको हम लोग कौन सी पोजीशन भी कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या ऐसा कहना ठीक है कि जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो यहाँ पे और यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होती है? क्यों? क्योंकि जब वो इधर जाता है और इधर जाता है तो वो रुकता है फिर वापस आता है ना। तो इस पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? जीरो रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? जीरो रहती है। लेकिन क्योंकि अगर ये जमीन का लेवल मान के चलूं, यहाँ से अगर हमने पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया तो ए और बी में वो जमीन से सबसे ज्यादा ऊपर है, इससे ऊपर जा नहीं सकता। तो अगर वो इससे ऊपर नहीं जा सकता तो हाइट उसकी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एट ओ पोजीशन, जिसको हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, एट ओ पोजीशन,
क्या जब वो ए से ओ की तरफ आएगा, जब वो ए से ओ की तरफ आएगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक पेंडुलम है, ए से ओ आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, फिर अब कम होना शुरू होगी, फिर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है मैक्सिमम। तो यानी कि इस वाले पॉइंट पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, सही पकड़े हो, मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि वो जमीन पे लगभग वापस आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, तो उसकी हाइट जीरो हो गई है। हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई है। तो क्या ऐसा कहते हैं कि यहां से यहां आने पे, यहां से यहां आने पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है यहाँ से यहाँ आने पे। लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे, यानी कि मीन से एक्सट्रीम जाने पे, क्योंकि वेलोसिटी कम होती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि आप हाइट पे जा रहे हो। अगेन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो टोटल एनर्जी जो है बेसिकली वो कांस्टेंट रह रही है, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो इसके ऊपर कोई दो सवाल आ सकते हैं कंसेप्चुअल, बताओ कहाँ पे कितनी एनर्जी ज़्यादा कितनी एनर्जी कम। तो इसके ऊपर इनडायरेक्ट सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, बहुत बार पूछे भी गए। ठीक है जी। अगेन जल्दी से मैं आपको 1 मिनट के आसपास दूंगा, आप जल्दी से सारी तिगड़मबाजी को बैक जाके पढ़ लीजिए। रिक्वेस्ट है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत अच्छे से वन शॉट हम लोग बना रहे हैं ये, यानी बहुत जल्दी जल्दी टाइम में आपका ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो जल्दी से आप एक बार ये सारे पेजेस को रिवाइज कर लीजिए खटाक खटाक से। डन 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 ठीक है जी, पावर पे आ जाए। चलो, तो आई होप आपने पिछला वाला सारा पढ़ लिया है और अब हम लोग एक नए कंसेप्ट पे आ जाते हैं विच इज़ नोन एज पावर। आई होप आपने लिख भी लिया है और पढ़ भी लिया है। मुझे देखो, मुझे नहीं पता आप कैसे काम करते हो। दो तरीके से बच्चे काम करते हैं। एक तरीका ये होता है कि वो साथ साथ लिखते हैं, लेकिन उनके पास वो क्षमता होती है, वो पढ़ते भी रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। एक बच्चा होता है जो एक टाइम पे एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ अभी आप पढ़ते हो और लिखते नहीं हो साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा वन शॉट एक बारी में देख लो और उसके बाद फिर आप बाद में लिखो। ये कोई सही तरीका नहीं है। हर एक टॉपिक वाइज चलना है, हर एक टॉपिक वाइज चलना है। आपको लगता है एक टॉपिक खत्म हो गया, जैसे अब हमने एनर्जी खत्म कर दिया, अब आपको रुकना होगा यहाँ। रुकने के बाद आपको जितना पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाने होंगे, चाहे खुद से, चाहे पीपीटी टेलीग्राम से लेके कैसे मर्जी, बट एक एक टॉपिक को पढ़ के उसको लिखो। चाहे वीडियो को 3 हिस्से में देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक बारी में देख के उसके बाद फिर पूरी पीपीटी नोट करके वो मजेदार बात नहीं है। और कई बार तो बच्चे इससे भी बुरा काम करते हैं, एक वीडियो को देखते तो 2 या 3 या 4 बार में है, लेकिन लिख जैसे आधा आज देख लिया, आधा कल देख लिया, आधा कल, तो और लिखते फिर 3 दिन बाद है इकट्ठा। ये तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है बच्चों। कभी मेरे कहने पे करके देखना, आप हर एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको लिखना। अगर आप साथ साथ लिखने वाले बच्चे हो तो बात ही खत्म हो जाती है, तो बेस्ट है। बट अगर आप उनमें से नहीं हो, अगेन सब बच्चे बराबर नहीं होते, तो आप एक एक टॉपिक लिखने के बाद उसको लिखोगे तो ज़्यादा समय तक चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ये मेरा वादा है। चलो आप, ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है। फिर हमारा यहाँ पे वन शॉट में साउंड रह जाएगा। मैं जल्द से जल्द साउंड का वन शॉट यहाँ पर डाल के फिर हम यहाँ पे जो लेक्चर्स लेके आएंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर्स वाले, एमसीक्यू वाले सारे लेक्चर्स होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल पावर के बारे में अगर बात करें तो पावर का हिंदी अनुवाद क्या रहता है? ताकत, है ना। अब पावर यानी ताकत को बहुत ज़्यादा फिजिक्स में बहुत अलग तरीके से समझा गया है, सोचा गया है। मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ कि मैं 10 किलो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं पार्क के 10 चक्कर लगा सकता हूँ और आप बोलते हो कि मैं 5 चक्कर लगा सकता हूँ, तो ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? तो आंसर है नहीं, मैं नहीं हुआ। मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है। जो ज़्यादा काम करता है कम से कम समय में, मैंने 10 राउंड मारे और आपने 5 राउंड मारे, बट टाइम तो है नहीं। मैंने अगर 10 राउंड मारे मान लो 1 घंटे के अंदर और
वहीं पे आपने 5 राउंड मारे 5 मिनट के अंदर, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपने कम समय में बहुत ज्यादा काम किया। सोचो, आप 10 मिनट में 10 चक्कर मार लोगे, तो इसका मतलब है कि ज्यादा पावर आपने लगाई है, ज्यादा पावर आपकी है। तो पावर इस पे नहीं डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, पावर इस पे डिपेंड करता है जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करता है। तो इसलिए पावर को डिफाइन किया गया है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कितना काम आपने किया है, इस काम करने की क्षमता को हम लोग पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। आई होप आपको याद हो, फिजिक्स में मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ मोशन में कि रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम होता है। तो इस हिसाब से जो पावर हो गया वो हो गया कितना आपने काम किया डिवाइडेड बाय टाइम, कितना आपने काम किया डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या काम किया और एनर्जी खाई एक ही बात होती है, हम आपको बता चुके हैं काम और एनर्जी एक ही बात है। तो इसलिए इसका एक और फॉर्मूला, वैसे तो सेम ही फॉर्मूला है बिकॉज वर्क और एनर्जी सेम बात है, तो इसलिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला जो कि वर्क डन अपॉन टाइम था वो एनर्जी अपॉन टाइम भी हो जाता है। पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से, ऑल्दो प्रेशर को भी हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पावर को भी हम कैपिटल पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम रहता है ना भाई। तो यहां से हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। अब यहां से इसकी एस आई यूनिट की अगर बात करें तो वर्क डन की एस आई यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकेंड होती है। अगर ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा, अगर ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, एक बहुत महान इंसान जिनका नाम था जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था और इतना पावरफुल इंजन उन्होंने बनाया था कि इससे ट्रेनें चली आगे जाके, आपको पता ही है। तो इसलिए पावर की एक्चुअल डेफिनेशन इन्होंने दी थी स्टीम इंजन देके, तो इसीलिए हमने पावर की एस आई यूनिट इनके सरनेम पे रख दी विच इज वॉट एंड स्टैंड्स फॉर कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि नाम पे रखी गई है तो कैपिटल डब्ल्यू तो रहेगा ही रहेगा ना। अब अगर मैं आपको बोलूं फिर से वही, आपको पता है हर बार जब भी कोई नई यूनिट आती है तो ये सवाल आता है कि डिफाइन 1 वॉट। अब 1 वॉट कब पैदा होगा, क्या पावर की ऐसा यूनिट वॉट है, और साथ ही साथ पावर एक स्केलर क्वांटिटी भी है, कोई डायरेक्शन वगैरह तो है नहीं। तो 1 वॉट कब बनेगा भाई, बहुत सिंपल है, जब आप 1 जूल का काम करोगे हर एक सेकेंड में, है ना। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second, then power is 1 वॉट, then power is 1 वॉट। जब हम 1 जूल काम करते हैं 1 सेकेंड में तो उससे जो पावर बनती है वो हमारे पास 1 वॉट होती है। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन एवरी 1 सेकेंड देन पावर इज 1 वॉट। तो 1 वॉट हमारे पास कब आएगा भाई, जब हम हर 1 सेकेंड में 1 जूल का जो काम है वो निपटा देंगे तो हमारे पास पावर जो है वो 1 वॉट आ जाएगी। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1000 वॉट, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 1000 वॉट, है ना, कहीं पे ऐसे रेफरेंस के ले लूं, किसी डिवाइस पे आपने पढ़ा हुआ देखा हो 1000 वॉट। अब 1000 वॉट का मतलब क्या है कि वो हर 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है। मान लो आपके म्यूजिक सिस्टम पे लिखा हुआ है 2000 वॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो हर 1 सेकेंड में 2000 जूल जो है वो एनर्जी खर्च कर दे रहा है। तो 1 सेकेंड में 1 जूल अगर आप खर्च करोगे तो 1 वॉट आएगा। ऐसे अगर आप 1 सेकेंड में 5 जूल खर्च करोगे तो 5 वॉट आएगा, 5 लाख जूल खर्च करोगे तो 5 लाख वॉट आ जाएगा। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है जी, इसके ऊपर बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। लेकिन पावर कंप्लीट कब होता है, जब हम ये सीख लें कि हमारे घर में जो अप्लायंसेज होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये बल्ब 100 वॉट का है, ये ट्यूबलाइट 12 वॉट की है, ये कैमरा जब अपना चार्ज कर रहा है अपने आप को तो 15 वॉट पे कर रहा है, ये एसी 2000 वॉट का है, यह सब आपने सुना हुआ है। तो घरों में जब हम बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं तो ये पावर बहुत काम आती है। लेकिन जब हम घर में बिजली का बिल कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी का पैसा हमसे लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में रहता हूँ, तो नॉर्थ दिल्ली में टाटा की बिजली आती है। आई होप आप सभी टाटा जानते हैं जिसका आप नमक खाते हैं।
तो टाटा की बिजली हमारे यहाँ पे आती है। तो टाटा जी की जो बिजली है हम यूज कर रहे हैं, तो हमें उसका कुछ पैसा देना होगा। तो वो जो पैसा हम देते हैं वो हमसे लेते कैसे हैं? क्या वो हमसे जूल्स के भाव में लेते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर मैं एनर्जी को जूल्स में कैलकुलेट करने लग गया तो मेरे एक दिन में एक घर के अंदर करोड़ों जूल एनर्जी खर्च होती है। जैसे आओ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। अगर आपके घर में एक एसी है जो कि 2000 वॉट का है, जैसे इस कमरे में अभी एक एसी चल रहा है। अब आप सोच रहे होगे सर सर्दियों के दिन आ गए हैं, नवंबर का महीना खत्म हो गया है लगभग, आप एसी चला रखे बैठे हो यहाँ पे, आपने टी शर्ट ऐसे पहन रखी है। तो आंसर है बेटा, जिस कमरे में मैं हूँ उस कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट्स जलती हैं। कहीं मैं आपको फुर्सत मिले तो दिखाऊंगा। इधर एक बहुत गर्मी फेंकने वाली लाइट है, इधर एक लाइट है, ऊपर लाइट है, प्लस ये बोर्ड बहुत गर्म होता है, प्लस इस पूरे कमरे में ब्लैक रंग का साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगता है, आपको पता होगा। तो ब्लैक कलर और हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इन सब कारणवश यहाँ पे हमें एसी लाना पड़ता है। अभी भी हमारे ऑफलाइन में पेड बैचेस में एक कमरे के अंदर जिसमें 2 एसी लगे रहते हैं, 3 लगे रहते हैं, एक तो अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बच्चों की गर्मी रहती है। तो ऐसा है, ऑब्वियस बात है, हम घर में नहीं चला रहे हैं आजकल एसी, बट वैसे चल रहा है। तो ऐसे फैक्ट बता रहा था। तो अगर एक एसी 2000 वॉट का है, अब जैसे मान लो मुझे इस वन शॉट को रिकॉर्ड करते हुए अभी तो 1.5 घंटा हो गया, बट मान लो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से मान लो एक एसी चल रहा है, तो 1 घंटे में टाइम कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला मैंने लगाया है बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ, अगर आपको मैथ्स आती हो, तो 72 लाख जूल्स हो गया है। यानी कि ये जो एसी चल रहा है ये हर 1 घंटे में 72 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च कर रहा है। तो इमेजिन करो मेरे घर के सारे अप्लायंसेस एक दिन में कितनी एनर्जी खर्च करते होंगे। अब आप इमेजिन करो एक महीने में कितनी करते होंगे। इसलिए घर में जूल्स में एनर्जी को नापना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, और यही रीजन है कि हम अपने घर में एनर्जी को जूल्स में ना नाप के नापते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है, यानी हमारे घर में एनर्जी। हम यहाँ अब आप सोच रहे होगे सर अभी हम पावर की बात कर रहे थे, एकदम से एनर्जी पे कैसे आ गए? बिकॉज घर के अप्लायंसेस जिनकी पावर होती है उससे जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जूल्स में। तो हमको लगा कि हम एनर्जी की एक नई यूनिट बनाएं। जैसे आप सबको पता है सेंटीमीटर एक यूनिट है, हमें लगा यार सेंटीमीटर तो बहुत छोटी है। एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश अगर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो ये तो बहुत देर लग जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंथ की एक बहुत छोटी यूनिट है। अब एक देश से दूसरे देश की लंबाई अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो वो तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हमने एक फिर किलोमीटर लिया। आप समझ रहे हो ना, अलग अलग यूनिट्स हैं। जैसे कि टाइम को नापना है, अगर मैं बोलूँ कि मैं कितनी देर में वर्क एनर्जी खत्म कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, तो मैं आवर्स में बोलूंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि तू पूरी ABCD कितनी लिख देगा, तो शायद मैं कहूँगा 30 सेकेंड्स में, मतलब हाँ मैं सेकेंड्स यूज़ करूँगा, है ना। ये, और अगर मुझसे कोई पूछे कि तू 5 किलो वजन कब कम कर देगा, तो शायद मैं आंसर महीनों में या सालों में दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये टाइम के अलग अलग यूनिट्स हैं। हमें लगा कि एनर्जी की भी अलग अलग यूनिट्स बनाई जानी चाहिए, और यहाँ पे हमने एनर्जी की यूनिट बनाई है किलो वॉट आवर। यहाँ जो हमने कमर्शियल यूनिट बनाई है वो बनाई है किलोवाट आर। अब क्योंकि इस पूरे में किलोवाट आता है, वॉट आता है, तो कई बच्चों को लगता है कि ये पावर की यूनिट है, बट ध्यान रखना है किलोवाट आर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के छोटा डब्ल्यू बड़ा और एच छोटा। ध्यान रखना है के छोटा डब्ल्यू बड़ा एच छोटा, ये एक्चुअली पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है ना। और अगर हम लोग 1 किलोवाट आवर खर्च करते हैं, जिसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं, और हमसे पैसे 1 यूनिट के लिए जाते हैं, वो कितना होता है? तो आंसर है 36 लाख जूल्स। यानी कि जब हम अपने घरों में 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, 1 घंटे में 72 लाख तो ये कर लेता है। तो जब हम 36 लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर लेते हैं, तो हाँ जी, एक सेकेंड यार, कुछ अर्जेंट काम। हाँ सॉरी यार। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब हम अपने घर में 72 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट है। तो हमने क्या किया, किलोवाट आवर बनाया। तो हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, जब हम
इसको ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब हम अपने घर में 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करेंगे तो हम उसे 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। और सरकार है या प्राइवेट है जो भी हमें बिजली प्रोवाइड कर रहा है वो हमसे 1 यूनिट के पैसे ले रहा है, 1 किलोवाट आवर के पैसे ले रहा है। जैसे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 1 यूनिट शायद 5-6 रुपए की है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मान लो 5 रुपए की है। तो जब मैं 1 किलोवाट आवर यानी जब मैं 36 लाख जूल्स एनर्जी खर्च करूंगा तो मुझसे 1 यूनिट के पैसे यानी कि 5 रुपए ले लेंगे, समझ गया आप? तो ऐसा रहता है। लेकिन 1 किलोवाट आवर में 36 लाख आया कैसे, आओ समझे। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू में 1 आर, है ना भाई। अब 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, और 1 आर का मतलब आप जानते ही हो 3600 सेकेंड, है ना। अब 1 वाट का मतलब अगर 1 जूल/1 सेकेंड था तो 1000 वाट का मतलब मैंने आपको बताया था 1000 जूल/1 सेकेंड हो जाएगा, और इंटू में 3600 सेकेंड पे है, तो क्या सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 किलोवाट आवर है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 36 लाख के बराबर हो जाएगा। विच मीन्स कि अगर मैं 1 किलोवाट आवर बोल रहा हूं तो मैं 36 लाख जूल बोल रहा हूं बेसिकली। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमारे पास इतने बल्ब हैं, आपको पावर दे देंगे, इतनी देर के लिए जलाया, आपको टाइम दे देंगे, फिर आप क्या निकालोगे? एनर्जी। एनर्जी आ जाएगी जूल्स में, फिर आप उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दोगे, कैसे? इससे डिवाइड करके। फिर हर 1 यूनिट का आपको 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जितना भी दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चंस तो हम करेंगे, लेकिन इसी के साथ बच्चों मुबारक हो, हमारा ये वन शॉट यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरे वन शॉट को शायद 1.5 घंटे के अंदर या थोड़ा सा ऊपर में निपटा दिया, है ना। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, कुल मिला के 3-4 फॉर्मूले हैं बस इसके अंदर। अनलाइक मोशन और मोशन में तो काफ़ी फॉर्मूले आए थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में तो फिर भी 2 ही फॉर्मूले थे। यहाँ पे भी 3-4 मेन फॉर्मूले हैं। वर्क का है एक, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, एक पोटेंशियल एनर्जी का, पावर का, तो 4 फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर निपटा हुआ है। तो बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे एक बात ज़रूर बता देना कि आपको अगला वन शॉट साउंड का चाहिए या आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। हाँ, मैंने मोशन और लॉज ऑफ मोशन के तो बहुत क्वेश्चन आंसर कराए हैं, बट क्या आपको ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी के पहले क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि हम साउंड का वन शॉट डाल दें? ये बता देना। मुझे पता है ये वन शॉट थोड़ा लेट लाया हूँ मैं, बीच में दिवाली वगैरह आ गई थी या हम लोग 10th के साथ थोड़ा बिजी हो गए थे, बट अब यहाँ पे वन शॉट्स रेगुलरली आएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाना, सिर्फ ये नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो तो छोड़ना ही, लेकिन साथ साथ एक प्यार भरा कमेंट भी छोड़ देना कि ये वन शॉट कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।